सो हेलो एंड वेलकम बैक टू दी अनप्रेप। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक सीरीज लेके आएंगे वीडियोस की, जिसमें से हम सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि हाई यील्ड थे, जिनसे बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और मैंने एनालिसिस किया पूरा प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स को पढ़ के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखे कि ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे जो एमसीक्यूज हैं वो बार बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं। और जैसा कि मैंने हर एक वीडियो के बारे में बताता हूँ कि ये ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम में अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है, वो कहते हैं ना कि अगर आपको किसी को प्रेजेंट में हराना हो तो उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। वही सेम एप्लीकेबल होती है नॉर्सेट के लिए। अगर आपको नॉर्सेट की प्रिपरेशन करनी है और नॉर्सेट में अच्छी रैंक हासिल करनी है, तो आपके नॉर्सेट की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि नॉर्सेट ने में आज तक कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किन किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, क्योंकि हर बार ये होता है ना, 50 to 60% टॉपिक से रिपीट होते हैं। और मैं तो ये तो कहता हूँ कि एक लिस्ट बना लो इन टॉपिक्स की। ठीक है, अपनी जो प्रिपरेशन करो उसमें से आज ही पेज निकालो, A4 साइज का पेज निकालो या कोई भी ब्लैंक पेज निकालो, उस पर लिख लो हर एक टॉपिक में, हर एक सब्जेक्ट के लिए टॉपिक्स लिख लो जो मैंने बताया। ठीक है, और उसमें से जब तक वो आपके टिक नहीं हो जाते, जब तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को पूरा मत मानना। ठीक है, एक्चुअल जब आप नोट सेट देने जा रहे हो तो इन इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपकी टिक लगे होने चाहिए। ठीक है, ऐसा करना है, अभी करना है। ये वीडियोस देखने के बाद में तुरंत जाके वो टॉपिक्स आपको लिखना है, या इसके स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो, मुझे नहीं पता आप क्या करने वाले हो, लेकिन आप एक पेज लो, उसके ऊपर मैं ये चाहता हूँ कि आप उस पे हर एक टॉपिक की लिस्ट बनाओ, हर एक सब्जेक्ट के लिए टॉपिक्स जितने भी है ना उनकी लिस्ट बनाओ, और उस पर टिक करते जाओ जैसे जैसे रिवाइज होता है। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, मैंने एक बुक पढ़ी थी, एटॉमिक हैबिट्स करके। ठीक है, तो अल्टीमेटली उस बुक का सेंस क्या था कि आप है ना अपनी जो प्रोग्रेस होते हैं ना उसको आप ट्रैक करो। जब तक आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कितना पढ़ लिया। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने कितना पढ़ लिया, कितना छोड़ी, तो आपको थोड़ी पता वो, क्योंकि आपने ट्रैक ही नहीं किया। लेकिन अगर आप वो एस्पिरेंट है, एक अच्छा एस्पिरेंट कौन होगा जो अपनी हर एक जो एक्टिविटी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखेगा कि उसने इतना सिलेबस कर लिया। एक छोटी सी हैबिट है, एक लिस्ट बनाओ कोई भी टॉपिक्स की, उसमें से टिक करते जाओ, तो आपको एटलीस्ट लास्ट में ये मोटिवेशन रहेगा उनको देख के कि मैंने ये सारी चीजें कर ली है। क्योंकि इन पे टिक जब दिखेगा ना, तो वो आपके ब्रेन में डोपामाइन स्पाइक छोड़ेगा, उससे आपको डोपामाइन किक मिलेगी कि देखो यार, मैंने ये सारे सब्जेक्ट कर लिए हैं, ये सारे टॉपिक्स मैंने अच्छे से कर लिए हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज में पीडिया लेके आया हूँ। और जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, जो नॉर्मल न्यूबॉर्न होता है ना उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि कोई भी हेल्दी न्यूबॉर्न होता है, ठीक है, उसके नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसका नॉर्मल वेट कितना होता है, नॉर्मल हाइट कितनी होती है। ठीक है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, कितने साल पे कितना होता है, वो होता है ना, दुगना कब होता है, ट्रिपल कब होता है, क्वाड्रपल कब होता है। उसके अलावा आपको लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। और जितने भी, मैं तो कहता हूँ कि नॉर्मल न्यूबॉर्न जब पैदा होता है ना, उसके हर एक चीज के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल एबनॉर्मल सब चीजों के बारे में। ठीक है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। ठीक है, फीडिंग एंड न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे टर्म की फीडिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रीटर्म के लिए क्या यूज करते हैं, क्योंकि प्रीटर्म ये होता है ना कि बच्चा कितना प्रीटर्म है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको आईवी फ्लूइड देंगे या फिर एनजी ट्यूब से उसको, या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब से उसको फीड करवाने वाले हैं, या कटोरी फीड करवाने वाले हैं उसको। ठीक है, या फिर ब्रेस्ट फीड करवाने वाले हैं। उसकी कट ऑफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक हेल्दी जो न्यूबॉर्न होता है उसकी न्यूट्रिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक हेल्दी जो न्यूबॉर्न होता है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, उसकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए। उसके साथ साथ ही एक छोटा सा टॉपिक मैं ये भी बता देता हूँ, जैसे एक लैक्टेटिंग मदर होती है, एक प्रेग्नेंट मदर होती है, उसकी न्यूट्रिशनल नीड क्या क्या होती है, कितनी कैलोरीज उनको देनी होती है, वो सारी चीजें पूछी गई आज तक नॉर्सेट में। नियोनेटल रिसस्सिटेशन में तो ये कहूंगा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है नोसेट का। ठीक है, नियोनेटल रिसस्सिटेशन से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, नियोनेटल रिसस्सिटेशन में ये होता है ना कि आपको पता होना चाहिए कि नियोनेटल रिसस्सिटेशन की टेक्निक क्या होती है, इनिशियल स्टेप्स क्या होते हैं, पीएसएसआर आपको याद आ रहे होंगे। हाँ वही बिल्कुल। और उसके अलावा जैसे उसमें से ड्रग्स के बारे में पूछे, कौन कौन सी ड्रग्स यूज की जाती है, एडीआर ड्रग इसमें यूज की जाती है। ठीक है, उनका डाइल्यूशन, उनकी डोज के बारे में पूछे। डोज से तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। उसके अलावा कौन सी इसमें पोजीशन देने हैं, ठीक है, क्या क्या करेक्टिव स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर इसमें काम करते हैं, कौन कौन से, ये होता है ना कि किस फैक्टर को देके हम आगे बढ़ेंगे। हार्ट रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, हार्ट रेट, कलर, उसकी रेस्पिरेटरी एफर्ट, गुड ट्राई, इन सब सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कैपेट सक्सिडियम और सिफेल हेमेटोमा। सिफेल हेमेटोमा और कैपेट सक्सिडियम की वो छोटी सी टेबल आपने बनाई होगी रिवीजन के लिए, तो उसको बिल्कुल रट के जाना है। ठीक है, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि कौन सा स्विट्जरलैंड को क्रॉस करता है, कौन सा नहीं करता है। ठीक है, किसके क्या क्या स्पेसिफिक साइन होते हैं, कब रिजोल्व होता है, कब अपियर होता है, तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा केएमसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केएमसी, केएमसी में ये होता है केएमसी प्लस ब्रेस्ट फीडिंग, ये तो मस्ट है, पढ़ के ही जाना। केएमसी और ब्रेस्ट फीडिंग में से कोई भी टॉपिक आपको मिस करना ही नहीं है। ठीक है, केएमसी में कौन कौन कंगारू मदर केयर दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, कब स्टार्ट करते हैं, कब स्टॉप करते हैं, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि एक हेल्दी ब्रेस्ट फीड कैसे करवाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, नेचर क्या होता है उसका। ठीक है, प्रॉपर टेक्निक क्या होती है उसकी ब्रेस्ट फीड करवाने की, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ आपको
ब्रेस्ट मिल्क के बारे में भी पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट मिल्क होता है ना, उसमें क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसका कंपोजिशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कब ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करवाते हैं, कब ब्रेस्ट फीड के साथ में हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड दे सकते हैं बच्चे को, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा नियोनेटल जॉन्डिस मैं तो कहूँगा मस्ट रीड टॉपिक है, इसको तो आप पढ़ के ही जाना। जो नियोनेटल जॉन्डिस होता है उसमें टाइप्स पूछ लेते हैं, क्रिगलन नाजार, ड्यूबिन जॉनसन, रॉबिन, ये सारे रूबिन जो आपके सिंड्रोम होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। और इसके टाइप्स के अलावा इसके पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन-कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, इसकी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ क्या होती है, ठीक है? ये सारी चीज़ें पूछी गई है। और ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हाइपरबिलिरुबिन में तो सब कुछ पूछा जाता है, नॉर्मल लेवल आपको पता होना चाहिए। और इसमें तो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ के बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल बनते हैं फोटोथेरेपी के ऊपर, ठीक है? फोटोथेरेपी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उसको जाके अच्छे से पढ़ लेना। फोटोथेरेपी की टेक्निक क्या होती है, कैसे दी जाती है, वेवलेंथ क्या होती है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, ब्रोज बेबी सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन तो मस्ट है भैया, वैक्सीन तो पढ़ ही लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, वैक्सीन वाला टॉपिक छोड़ना मत। ये कम्युनिटी में भी पढ़ा है आपने और यहाँ पीडियाट्रिक्स में भी पढ़ते हो कि कौन-कौन सी वैक्सीन कब-कब लगती है, उसके रूट्स क्या होते हैं, उनकी डोज़ क्या होते हैं, उनके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके साथ-साथ सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन, जिसमें मारस्मर और क्वाशियोर करके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है? मारस्मस एंड क्वाशियोर करके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मारे जो एक बच्चा जिसको मारस्मस है या क्वाशियोर वाला बच्चा है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। एक सिंपल सी टेबल होती है, एक तरफ मारस्मस, एक तरफ क्वाशियोर लिखा होता है, दोनों के डिफरेंसेस क्या-क्या सिमिलरिटी होती है, ये सारी चीज़ें लिखी होती है। बेगी पेंट किसमें देखने को मिलता है, ठीक है? और किसमें हेयर ड्राइनेस देखने को मिलती है, फ्लेक्स किसमें देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें पूछी गई है आज तक, पढ़ो इनको जाओ अभी। और नियोनेटल जॉन्डिस अपना हो गया, ठीक है? और उसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम तो भैया मस्ट टॉपिक है, ठीक है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है उसको, ठीक है? हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़ भी कहते हैं इसको, तो उसमें एक्स-रे के बारे में पूछ लिया जाता है। एक्स-रे आपको देके पूछ लिया जाएगा, ये इसमें क्या है? व्हाइट आउट लंग्स जो होते हैं, ठीक है? एयर ब्रोंकोग्राम जो किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई है आज तक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में। और पूछ लिया जाएगा उसके मैनेजमेंट के बारे में पूछ लिया जाएगा कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, उसका मैनेजमेंट क्या होता है? और थोड़ा-सा डिजीज़ के नेचर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि डिजीज़ किस टाइप की है, क्या नेचर है, इसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी है, उसमें कौन-कौन सी ड्रग ऑफ चॉइसेस होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ड्रग ऑफ चॉइसेस तो छोड़ना ही नहीं है, ड्रग ऑफ चॉइस किसी भी आपको डिजीज़ में दिख जाए, वो तो पढ़नी ही पढ़नी है, मस्ट है, ठीक है? उसके अलावा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस पूछ लिए जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, मस्ट है पढ़ना। और ये ब्रेस्ट फीड के बारे में हमने बात कर ली। एक ध्यान रखना आप नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में, ठीक है? अगर आपने नहीं पढ़ा ये टॉपिक तो नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में पढ़ लेना। नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया में क्या उसकी कट ऑफ देख लेना कि 45 एमजी पर डीएल उसकी कट ऑफ होती है। उसके अलावा क्या-क्या सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, उसकी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड ब्रोंकियोएक्टिलिस और ब्रोंकियोलाइटिस, ये तो मस्ट रीड टॉपिक है, ठीक है? सिस्टिक फाइब्रोसिस में सब कुछ पढ़ लेना, कुछ भी नहीं छोड़ना है। हॉलमार्क साइन क्या होता है, फर्स्ट साइन क्या होता है, लास्ट साइन क्या होता है, अर्ली कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, उसकी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ क्या होती है, ठीक है? ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में तो सब कुछ ही पढ़ लेना। डिजीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो तो सबसे मस्ट है, ठीक है? उसके अलावा डायरिया, डायरिया में सब कुछ पढ़ लेना। डायरिया डायरिया ये होता है ना कि डायरिया में सीधा-सा पूछा जाता है, ठीक है? एक्यूट डायरिया, क्रोनिक डायरिया, ठीक है? और डिहाइड्रेशन इसके साथ-साथ मैं तो कहूँगा डायरिया के साथ डिहाइड्रेशन तो आप पढ़ ही लेना, ठीक है? डिहाइड्रेशन में क्या-क्या पूछा जाएगा? डिहाइड्रेशन में ये होता है कि बेबी जब डिहाइड्रेट होता है, ठीक है? तो नॉर्मल डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन किसको बोलते हैं? दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ कि कौन-कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है, कौन-कौन सी थेरेपी यूज़ की जाती है। और इसी के रिगार्डिंग ओआरएस हम पढ़ते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी पढ़ते हैं। तो ओआरएस के कंपोजिशन के बारे में, ओआरएस क्या होता है, तो उसके बारे में सब कुछ ही पढ़ लेना आप तो, ठीक है? ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक इम्पोर्टेंट वो है कंजेनिटल हार्ट डिजीज। कंजेनिटल हार्ट डिजीज ये होता है ना कि हर बार क्वेश्चन फ्रेम होता है कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स में से, ठीक है? उसमें से साइनोटिक, एसाइनोटिक, वीएसडी, पीडीए, एएसडी, ये सारे टॉपिक्स पूछे गए हैं। इनके एक्सरेज भी पूछ लेते हैं, जैसे वीएसडी, पीडीए, और मतलब ये होता नहीं कि शंटिंग के बारे में पूछ लिया जाता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट शंटिंग, साइनोटिक कौन सी है, एसाइनोटिक कौन सी है, और इनकी ट्रीटमेंट मॉडलिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ लेना बस, ठीक है? उस हिसाब से। रूमेटिक फीवर अगेन मैं कहूंगा स्टार मार्क क्वेश्चन है, 5 स्टार टॉपिक बोलूंगा मैं इसको, ठीक है? इसमें से क्या है, रूमेटिक फीवर की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, एपिडेमियोलॉजी डेटा के बारे में पूछ लिया जाता है, रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज, ठीक है? रूमेटिक फीवर है, कैसे होती है, उसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, इसकी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज क्या होती है, ठीक है? इसके कॉम्प्लिकेशन जैसे हार्ट इफेक्ट हो, इसमें हार्ट जो अफेक्ट होता है, ठीक है? मिटल जो वॉल अफेक्ट होते हैं, कौन कौन से वॉल अफेक्ट होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, कौन सा मोस्ट कॉमनली होता है, मेल में कौन सा मोस्ट कॉमन होता है, फीमेल में मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है? ये सारे आपको इसमें से सब टॉपिक्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है? अगेन
हाइड्रोकेफेलस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइड्रोकेफेलस हाइड्रोकेफेलस होता क्या है? नॉन कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफेलस क्या होता है? नॉन कम्युनिकेटिंग जैसे एक्विडक्टल स्टेनोसिस होता है, उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है। ये सारी चीजें पढ़ लेना, ठीक है। और उसके अलावा साइन कौन से होते हैं? जैसे पोर्ट साइन उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके लिए वीपी शंटिंग की जाती है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक पढ़ने लगे। वीपी शंटिंग से रिलेटेड को भी सवाल पूछ लिया आपसे कि वीपी शंटिंग कैसे होती है, वीपी शंट वाले बच्चे को कौन सी पोजीशन दी जाती है, पहले कौन सी पोजीशन देते हैं, ड्यूरिंग कौन सी पोजीशन देते हैं, आफ्टर कौन सी पोजीशन देते हैं। तो ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं आपको। ओआरएस मैंने बता दिया कि ओआरएस का कॉम्पोजिशन आपको मस्ट है, पता होना ही चाहिए कि ओआरएस कब यूज करते हैं और ओआरएस का कॉम्पोजिशन क्या है। उससे क्वेश्चंस बने ही बने आज तक, ठीक है। डाउन सिंड्रोम आप ओबीजी में भी पढ़ते हो, ठीक है, और पीडिया में भी पढ़ते हो, ठीक है। कंजेनाइटल डिजीजेस में काउंट किया जाता है, कंजेनाइटल जो डिफेक्ट्स होते हैं उसमें। तो डाउन सिंड्रोम तो मस्ट है। डाउन सिंड्रोम कैसे होता है, कौन से क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी की वजह से होता है, उसमें कौन कौन से साइंस होते हैं, स्पेसिफिक जो साइंस है यूएसजी के अंडर में, एक्सरे के अंडर में, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ लेना, कब कब इसको डायग्नोस किया जा सकता है। और मेन इंपॉर्टेंट है इसका ट्रीटमेंट पार्ट तो पढ़ ही लेना। इसमें से जो साइन एंड सिम्टम्स है ना, वो तो पढ़ ही लेना है। जो डाउन सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम दे रखे हैं ना, मोस्ट स्पेसिफिक मोस्ट कॉमन, वो सारे पढ़ लेना। कॉम्प्लिकेशंस भी पढ़ लेना इसमें से, ठीक है। बेलार्ड स्कोर और अपगार स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। अपगार स्कोर से तो मैं तो ये कहूंगा कि अपगार स्कोर तो आपके माइंड में ये होना चाहिए, चुटकी के साथ आपके आंसर निकलने चाहिए। बिना पेन उठाए आपको अपगार स्कोर की कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब अपगार स्कोर में से ये तो पूछते हैं कि अपगार स्कोर क्या है, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, उसकी कट ऑफ पूछ ली, कब हम बोलेंगे उसको, कब मॉडरेट है, कब सीवियर है, कब हमें लाइट लेने की जरूरत नहीं है, कब पेशेंट पे कुछ एक्शन लेने की जरूरत है, 1 मिनट पे 5 मिनट पे किया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मेथड होती है। तो ये सारी चीजें पढ़ लेना। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे सवाल ऐसे पूछे जाएंगे कि अपगार स्कोर है, उसमें बहुत सारी कंडीशन दे दी, जैसे लस्टी क्राई है, ठीक है, उसकी हार्ट रेट मोर देन 100, या मतलब ये कह सकते हैं 120 है। ऐसे कुछ डेटा दे दिया, उसके बेसिस पे बोलिए कि उस पे बताओ उस जो बच्चा है उसका अपगार स्कोर कितना होगा। तो ये सारे सवाल बनते हैं। अगेन फिटल सर्कुलेशन, तो नॉर्मल फिटल सर्कुलेशन है, उसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए कि नॉर्मल फिटल सर्कुलेशन कैसे होता है, कैसे लेफ्ट टू राइट सेंटिंग होती है, राइट टू लेफ्ट सेंटिंग होती है, कौन सा ब्लड फ्लो कैसे बनता है, ठीक है। उसका ब्लड फ्लो के बारे में पूरा पता होना चाहिए आपको। और अगेन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ नॉर्सेट इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप उसमें भी पढ़ते हो, ओबीजी में भी पढ़ते हो, पीडिया में भी पढ़ते हो ये टॉपिक। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स तो पढ़ ही लेना, मस्ट है। कौन सा मोस्ट कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, कौन सा इफेक्टिव होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ये सारी चीजें पढ़ लेना। उसके अलावा टोस इन्फेक्शन मस्ट है, पढ़ लेना। टोस इन्फेक्शन छोड़ना ही नहीं है आपको, ठीक है। उसके अलावा न्यूमोनिया पढ़ लेना, न्यूमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कंजेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरोस्टेनोसिस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरोस्टेनोसिस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन से साइन देखने को मिलते हैं, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग के बारे में पूछा गया है, इसके स्पेसिफिक साइन के बारे में पूछा गया है, शोल्डर साइन के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज क्या है, जो इसकी सर्जरी की जाती है वो कब की जाती है, कौन सा इफेक्टिव टाइम पीरियड होता है, कौन सी सर्जरी की जाती है, ये भी पूछ लिया जाता है। जो पाइलोरोमायोटोमी होती है ना, रेमस्टेड, वो सारी चीजें पूछ ली जाती है। इसके अलावा ये जो मैंने टॉपिक बताए ये तो आपको मस्ट है, पढ़ने ही पढ़ने। इसके अलावा जो आपको लग रहा है ना कि इंपॉर्टेंट है नॉर्थ साइड के लिए, वो आपको तो पढ़ के ही जाना है। ये वो उन टॉपिक्स की लिस्ट है जो आज तक बहुत बार रिपीट हुए हैं, इनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं। मैं ये नहीं कहता कि इनसे सारे क्वेश्चंस मतलब 100% आएंगे, मैं अब ये होता है ना, पर ये गारंटी कि इसमें 70-80% क्वेश्चंस आपके आ ही जाएंगे, क्योंकि ये होता है ना कि ये वो टॉपिक्स हैं जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बार बार। तो आगे भी अगले जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आपके सामने लेके आऊंगा जल्दी। और टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड पढ़ते रहें बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।